हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? एक एक अजीब सा खालीपन, शहर की भागदौड़ में अपनी पहचान खो देने का डर, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आज से लगभग 70 साल पहले एक कवि ने इस समस्या को ना सिर्फ समझा बल्कि इसका एक हल भी सुझाया था। और वो भी बहुत ही प्रासंगिक हल। हाँ, आज हमारे पास रामधारी सिंह दिनकर की रचना मिट्टी की ओर का सार है और हमारी कोशिश ये समझने की है कि क्या दिनकर का सुझाया रास्ता आज की हमारी डिजिटल थकान और बर्नआउट का इलाज हो सकता है। देखिए, ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। दिनकर जिस बेचैनी की बात कर रही थी वो आज कई गुना बढ़ गई है। दिलचस्प बात यह है कि वो ये सब उस दौर में लिख रहे थे जब भारत नया नया आजाद हुआ था। राइट, नेहरू का दौर था। हाँ, और नेहरू के नेतृत्व में एक बड़े औद्योगिक और शहरीकरण का सपना देखा जा रहा था। बड़े बांध, बड़े शहर, फैक्ट्रियां, ये सब प्रगति के प्रतीक थे। और दिनकर उस प्रगति के खिलाफ नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो एक कवि की दूरदृष्टि से, क्या कहते हैं, वो देख पा रहे थे कि इस दौड़ में इंसान कुछ बहुत कीमती चीज पीछे छोड़ता जा रहा है। तो वो कीमती चीज क्या थी? चलिए इसी विचार को थोड़ा खोलते हैं। दिनकर सबसे पहले आधुनिक इंसान की किस दुविधा की तस्वीर खींचते हैं? देखिए, दिनकर शुरुआत ही शहरी जीवन के एक बहुत ही तीखे विश्लेषण से करते हैं। अच्छा। वो ऊंची इमारतों, पक्की सड़कों, मशीनों और सुविधाओं की बात करते हैं और वो ये मानते भी हैं कि ये सब आराम देते हैं। हाँ, आराम तो है ही। लेकिन फिर वो एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं, क्या ये आराम और शांति एक ही चीज है? ये बहुत जरूरी सवाल है। उनके शब्दों में, ये सारी चीजें मिलकर भी इंसान को आत्मिक शांति नहीं दे पाती। इसके बजाय इंसान का मन भीतर ही भीतर खाली और थका हुआ महसूस करता है। और ये वो थकान है जिसे हम आज बर्नआउट कहते हैं। ये सिर्फ शरीर की थकान नहीं है, ये मन की थकान है। बिल्कुल। मुझे ये पढ़कर अपना फोन याद आ गया। घंटों की स्क्रॉलिंग के बाद अक्सर यही एहसास होता है, बाहर से लगता है कि हम पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं, पर अंदर से और अकेले होते जाते हैं। सही कहा। दिनकर ने इस एहसास को कितनी सटीकता से पकड़ा है। बिल्कुल, ये एक तरह की सोशल मीडिया फटीग ही है, जहां आप बाहर से दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप कितने सफल और खुश हैं, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि आप सिर्फ एक प्रोफाइल को मेंटेन कर रहे हैं। दिनकर इसी बाहरी आवरण और भीतरी खोखलेपन के तनाव को पकड़ रहे हैं। तो उनका तर्क ये है कि ये कृत्रिम जीवन एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें इंसान खो जाता है। वो अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का फर्क भूल जाता है। और सिर्फ चीजें जमा करने की एक अंधीन दौड़ में शामिल हो जाता है। एग्जैक्टली। और भूल भुलैया की खासियत ये होती है कि आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप बस गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो क्या ये शहरी प्रगति भी एक ऐसा ही छलावा है? दिनकर के मुताबिक हाँ, अगर ये प्रगति आपको अपनी जड़ों से काट दे। और इसी खालीपन का इलाज ढूंढते हुए दिनकर एक बहुत ही मौलिक, बहुत ही जमीनी विचार की ओर इशारा करते हैं, मिट्टी की ओर लौटना। यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है। मिट्टी की ओर लौटना, ये सुनने में थोड़ा अव्यावहारिक लगता है ना, थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी। हाँ, लगता है। क्या दिनकर ये कह रहे हैं कि हम सबको शहर छोड़कर खेती करने चले जाना चाहिए? ये आज के जमाने में कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और ज्यादातर लोग दिनकर के इस बात का यही मतलब निकालते भी हैं। लेकिन यहाँ मिट्टी सिर्फ जमीन का टुकड़ा या गांव नहीं है। अच्छा। ये एक बहुत गहरा प्रतीक है, एक रूपक है। रचना में वो साफ करती हैं कि यह वो मिट्टी है जिसमें किसान पसीना बहाता है, जिसमें अन्न उगता है और जिससे जीवन चलता है। मतलब असलियत, मेहनत, प्रकृति। हाँ, वास्तविकता, मेहनत, प्रकृति और जीवन का असली स्रोत। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मिट्टी उन सभी चीजों का प्रतीक है जो सच्ची और मौलिक हैं, बनावटी नहीं है। हाँ, मिट्टी यहाँ पर कई चीजों का प्रतीक है। पहला, प्रामाणिकता। शहर का जीवन बनावटी हो सकता है, जहाँ हर चीज एक प्रदर्शन है, एक दिखावा। हाँ, एक दिखावा है। जबकि मिट्टी से जुड़ा जीवन सच्चा और वास्तविक है। मिट्टी में कोई झूठ नहीं है, वो जैसी है वैसी ही दिखती है। दूसरा, मेहनत और उसका फल। मिट्टी हमें सिखाती है कि किसी भी चीज को उगने में, बनने में समय और मेहनत लगती है। ये हमें उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की संस्कृति से बाहर निकालती है। और रचना में सौंधी मिट्टी का भी जिक्र है, जिसकी खुशबू में अपनापन, सादगी और संतोष छिपा है। ये सौंधी मिट्टी की खुशबू सिर्फ एक गंध नहीं है, बल्कि ये उन रिश्तों, उन भावनाओं और उस समुदाय की याद दिलाती है जो शहरी जीवन की भागदौड़ में अक्सर खो जाते हैं। बिल्कुल।
तो मिट्टी की ओर लौटना असल में अपनी प्रामाणिकता, अपनी सादगी और अपने समुदाय की ओर लौटना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अपनी बुनियाद को फिर से खोजने जैसा है। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से पोषण लेता है, वैसे ही इंसान भी अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से आत्मिक पोषण लेता है। और जब वो इन जड़ों से कट जाता है तो वो सूखने लगता है, चाहे बाहर से कितना भी हरा भरा और सफल क्यों न दिखे। तो ये मिट्टी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी पहचान का आईना है। सही कहा। और जब कोई इस आईने में देखना बंद कर देता है तो उसके व्यक्तित्व पर कैसा असर पड़ता है? क्या होता है जब इंसान अपनी इस पहचान से कट जाता है? दिनकर इस बारे में बहुत साफ लिखते हैं। वो कहते हैं कि अपनी जड़ों से कटा हुआ इंसान अहंकारी और स्वार्थी बन जाता है। अहंकारी और स्वार्थी? हाँ, ये एक बहुत बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। जब हम अपनी बुनियाद से कट जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम एक बड़े समुदाय और एक बड़ी प्रकृति का हिस्सा है। हमें लगने लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। हाँ, कि हमारी उपलब्धियां ही सब कुछ है। हम सेल्फ मेड होने के भ्रम में जीने लगते हैं। ये तो आज की हसल कल्चर का सटीक वर्णन है, जहाँ व्यक्तिगत सफलता को ही सब कुछ मान लिया जाता है और समाज या समुदाय को पीछे छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसका समाधान क्या है? रचना में लिखा है कि जैसे वो मिट्टी की ओर लौटता है, उसके अंदर विनम्रता, करुणा और मानवता जाग उठती है। ये बदलाव आता कैसे है? सिर्फ माहौल बदलने से इतना बड़ा आंतरिक परिवर्तन कैसे संभव है? इसका जवाब दिनकर के दर्शन में छुपा है। मिट्टी हमें वो सच्चाई सिखाती है जिसे शहरी जीवन भुलाने की कोशिश करता है, और वो सच्चाई है हमारी नश्वरता। नश्वरता? हाँ, दिनकर लिखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का अंतिम सत्य वही है। जब हम मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो हमें जीवन और मृत्यु का चक्र अपनी आंखों से दिखाई देता है। हमें यह एहसास होता है कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, अंत में हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है। यानी मिट्टी हमें हमारी असलियत का आईना दिखाती है, हमारी सीमाओं का एहसास कराती है। और जब किसी को ये एहसास होता है कि हम हमेशा के लिए नहीं हैं, तो शायद अहंकार अपने आप कम हो जाता है। बिल्कुल। और वो दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और करुणा से बढ़ जाता है। सही बात है। अहंकार हमेशा अमरता के भ्रम से पैदा होता है। मिट्टी उस भ्रम को तोड़ देती है, वो हमें विनम्र बनाती है। जब किसान मिट्टी में बीज बोता है तो वो प्रकृति के सामने झुकता है, वो इंतजार करता है, वो धैर्य रखता है। ये धैर्य, ये समर्पण, ये विनम्रता ही है जो मिट्टी सिखाती है। शहरी जीवन की रफ्तार में हम ये सब भूल जाते हैं। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। हाँ, इंस्टेंट चाहिए। और इसी तुरंत की चाहत में हम बेचैन रहते हैं। ये सब सुनने में बहुत तर्कसंगत लगता है, लेकिन यहाँ एक और सवाल है, शायद थोड़ा मुश्किल सवाल। पूछिए। एक तर्क ये भी तो है, वे गांव का जीवन जिसे दिनकर प्रामाणिक कह रहे हैं, वो जातिवाद, शोषण और भयंकर गरीबी जैसी सामाजिक बुराइयों से भी तो भरा था, और आज भी है। ये बहुत जरूरी सवाल है। तो क्या इस मिट्टी की ओर लौटने की बात में इन कड़वी सच्चाइयों को नजरअंदाज करने का खतरा नहीं है? कहीं ये अतीत का महिमा मंडन तो नहीं है? ये एक बेहद जरूरी और आलोचनात्मक सवाल है, और अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो हम दिनकर के संदेश को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। अच्छा। देखिए, दिनकर कोई भोले भाले कवि नहीं थे जो गांव की समस्याओं से अनजान थे। उनका संदेश अतीत में लौटने का नहीं, बल्कि अतीत से सीखने का है। ओके। वो गांव के सामाजिक ढांचे की वकालत नहीं कर रहे, बल्कि उन मूल्यों की वकालत कर रहे हैं जो उस जीवन शैली में निहित थे। जैसे कि सादगी, मेहनत, प्रकृति से जुड़ाव और समुदाय की भावना। तो इसका मतलब है कि वो हमें गांव की बुराइयों को अपनाने के लिए नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन मूल्यों को अपनाने के लिए कह रहे हैं जो आधुनिक जीवन में खो गए हैं। हाँ, इसीलिए उनका अंतिम संदेश अस्वीकृति का नहीं, बल्कि संतुलन का है। वो प्रगति के विरोधी नहीं है, बल्कि जड़विहीन प्रगति के आलोचक हैं। एकदम सही। रचना में साफ लिखा है, आधुनिकता आवश्यक है, लेकिन अपनी संस्कृति, गांव और मिट्टी को भूलकर नहीं। ये प्रगति और परंपरा को साथ लेकर चलने का आह्वान है। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि हमें एक को चुनना है और दूसरे को छोड़ना है। तो मिट्टी की ओर लौटना एक भौतिक यात्रा से ज्यादा एक मानसिक और आत्मिक यात्रा है। ये अपनी असली पहचान, शक्ति और शांति को फिर से खोजने के बारे में है, चाहे हम कहीं भी रहते हों। लेकिन
ये होगा कैसे? मतलब अगर कोई मुंबई या दिल्ली के किसी हाई राइज अपार्टमेंट में रहता है तो वो अपने मिट्टी से कैसे जुड़ सकता है? ये अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने की बात है, अपने मूल्यों से जुड़ने की बात है। जैसे अपने खाने की कद्र करना और ये सोचना कि ये कहाँ से आया है। अपने घर में एक छोटा सा पौधा लगाना और उसे बढ़ते हुए देखना। ये उन रिश्तों को महत्व देने की बात है जिनमें आत्मीयता हो, न कि सिर्फ लेन देन हो। ये अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को समझने और उसका सम्मान करने की बात है। तो ये सब मिट्टी की ओर लौटने का ही हिस्सा है। हाँ, ये एक एतादेश प्रिय है, एक मानसिकता है। तो संदेश ये है कि विकास की दौड़ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। ये जड़ों से पोषण लेते हुए आसमान की ओर बढ़ने का संदेश है। सही कहा। पेड़ जितना ऊंचा जाना चाहता है, उसकी जड़ों को उतना ही गहरा जाना पड़ता है। सही बात है। अगर जड़ें कमजोर होंगी तो पेड़ पहले ही तूफान में गिर जाएगा। दिनकर आधुनिक मनुष्य को यही चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी जड़ों को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारी असली ताकत है। असली ताकत है, तुम्हारा असली सहारा है। जब बाहर तूफान चल रहा हो तो जड़ें ही पेड़ को थामे रखती हैं। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि दिनकर की मिट्टी की ओर सिर्फ एक कविता या निबंध नहीं, बल्कि आज के दौर के लिए एक जरूरी दर्शन है। ये हमें याद दिलाती है कि शहर की चकाचौंध और डिजिटल दुनिया के शोर में हम उस शांति और पहचान को खो रहे हैं जो हमारी जड़ों से, हमारी मिट्टी से जुड़ी है। हाँ। अहंकार और खालीपन का कारण जड़ों से कटना है और विनम्रता व संतोष का रास्ता वापस मिट्टी के मूल्यों से जुड़ने में है। और उनका अंतिम संदेश बहुत व्यावहारिक है। आधुनिकता को अपनाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी बुनियाद को कभी न भूलें। क्योंकि असली शक्ति, असली सुकून और असली शांति वहीं छुपी है। ये अतीत में लौटने का नहीं, बल्कि अतीत के ज्ञान से भविष्य को बेहतर बनाने का आह्वान है। ये चर्चा एक विचार मेरे मन में छोड़ जाती है। अगर एक व्यक्ति के लिए अपनी मिट्टी या जड़ों से दोबारा जुड़ना आत्मिक शांति ला सकता है, तो एक पूरे समाज या देश के लिए अपनी सामूहिक जड़ों और बुनियादी मूल्यों से फिर से जुड़ने का क्या अर्थ होगा? ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम अपने शहरों की योजना, अपनी शिक्षा नीति या अपनी आर्थिक नीतियां बनाते समय इस मिट्टी के सिद्धांत को ध्यान में रखें, यानी संतुलन, स्थिरता और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दें, तो हमारा भविष्य कैसा दिखेगा?